मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह कह दिया कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। कितनी दुर्भाग्य की बात है, इन कांग्रेसियों की बाबरी प्रेम नहीं जा रहा है। लगातार समय समय पर यह अपने आप को बता देते हैं कि यह राम भक्त नहीं, ये सनातन भक्त नहीं, ये हिंदू नहीं, ये विदेशी आक्रांता आक्रमणकारी बलात्कारी बाबर के भक्त हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। अब जैसे कि दीपोत्सव आ रहा है, काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि जो हमारा धर्म पूर्वक धनार्जन हुआ है उसमें से कुछ ना कुछ इस अवसर पर हमारी तरफ से किसी गुरुकुल या किसी गौशाला को जरूर जाए। तो ऐसे में विश्वानी सेवा फाउंडेशन और सत्य सनातन आप लोगों के लिए एक ऐसा संगठन जिसके पास में ATG 12A सर्टिफिकेशन भी है, वो जो आपसे एकत्रित बूंद बूंद करके जो घड़ा भरता है उसको लेकर के जाता है किसी गौशाला या फिर किसी गुरुकुल में। आप भी चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके इस दीपोत्सव पर कुछ ना कुछ दान राशि अवश्य भेज सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 30 अक्टूबर के विषय में। आज ही के दिन मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों को गोलियां मरवा दी थी और बाद में बयान दिया था कि अगर मेरा मौका पड़ता तो मैं और लोगों को भी मरवा सकता था। आज हम बात करने वाले हैं कि इसी बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद में जो लोग कह रहे थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, इस तरीके का प्रोपेगेंडा हिंदू लोग रचते हैं, उनके लिए तारीख भी आ चुकी है 22 जनवरी सन 2024। और हम आज बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के नेतागण क्यों बाबरी मस्जिद को बार बार शहीद हुई है बोल रहे हैं। मेरे पास वो अखबार भी है कि 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई उसकी शहीदी हुई। और ये वो लोग हैं जो वहां के CM कैंडिडेट कमलनाथ जी के बहुत नजदीकी लोग हैं। हम बात करेंगे किस प्रकार से कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, राम मंदिर के खिलाफ दर्जनों खड़े हुए वकील और बाबरी को शहीद बताने के साथ साथ उसको दोबारा मस्जिद ही बनाने की बात करने वाले लोगों का आज की तारीख में हश्र क्या है और उनका आगे का जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है। किस प्रकार से हिंदू विरोध में यह पूरी की पूरी पार्टी पागल हो चुकी है और किस प्रकार से आतंकवादी संगठनों हमास और गाजा पट्टी को सपोर्ट करने वाले लोगों के जो फॉलोअर्स हैं वो किस प्रकार से देश के अंदर इस समय आतंक की तैयारी कर चुके हैं। तो दोस्तों 30 अक्टूबर है और आज ही के दिन कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई थी। एक बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, कमलनाथ के बहुत नजदीकी हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो बाबरी मस्जिद है ना, ये शहीद हुई थी। मेरे पास वो अखबार भी है कि 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई उसकी शहीदी हुई। ये वीडियो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां पर भी जाकर के आप इसको देख सकते हैं। अब इनकी जो घोर हिंदू विरोधी मानसिकता है उसको जरा देखिए। पूरे विश्व के मुसलमान जिन्होंने फंडिंग की थी बाबरी मस्जिद का केस लड़ने के लिए, वो सारे के सारे एक नैरेटिव पर काम कर रहे थे कि इसको हमने बाबरी मस्जिद और शहीद की हुई बताना है। ये कोई विवादित ढांचा नहीं था, इसको तोड़ा या फोड़ा नहीं गया था, बल्कि इसको शहीद किया गया था। और शहीद का अर्थ होता है, अर्थात यहां पर कोई राम जन्मभूमि नहीं थी और यह अन्यायपूर्वक तरीके से तोड़ी गई थी। कांग्रेस इस पर ना केवल ये बयानबाजी करती है बल्कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह बात बिल्कुल क्लियर थी कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम एक काल्पनिक कहानी है, राम और रावण युद्ध हुआ ही नहीं, इसलिए राम सेतु को तोड़ देना चाहिए। राम जी के खिलाफ हमेशा से कांग्रेस ना केवल बयानबाजी करती रही, ना केवल मुसलमानों को खुश करती रही, बल्कि इन लोगों का प्रोपेगेंडा यहां तक था कि हमने वहां पर बाबरी मस्जिद वापस से बनवानी। सिर्फ यह भी नहीं, बल्कि बाबरी मस्जिद के पक्ष में इन लोगों के वकील तक खड़े रहे। इनके दर्जनों वकील भगवान श्री राम की जन्मभूमि के खिलाफ लड़ते रहे। अब बेशर्मी वाली बात यह है कि कमलनाथ खड़े होकर के यह कह रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया गया, क्या ये किसी एक पार्टी का मंदिर है? अरे वो तो सबके राम है, हम तो वहां फिर भी जाएंगे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि जब हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर को गंगाजल से धुलवाया जाएगा। अब आप स्वयं सोचिए कि बेशर्मी की ये हद कि वो कमलनाथ जो अभी तक अपनी पार्टी से ये सवाल नहीं पूछ पाए कि भाई तुमने भगवान राम की जन्मभूमि के खिलाफ किस प्रकार से अपने वकील लगाए। कपिल सिब्बल इनका सबसे बड़ा नाम था। दिग्विजय सिंह जो कहते हैं
कि हम राम जन्मभूमि को उतना ही मानते हैं जितना भाजपा वाले मानते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कभी भी कांग्रेसी वकीलों का विरोध नहीं किया जब वो बाबरी मस्जिद का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने कभी भी भगवान श्री राम के लिए बनने वाले मंदिर में कोई भी योगदान नहीं दिया। वो कहीं पर भी लोगों के पास नहीं गए और ना ही कहीं पर इसका कोई प्रचार और प्रसार किया, बल्कि वो इसको एक वोट बैंक की राजनीति ही बताते रहे। कमलनाथ के बारे में हम क्या ही बात करें दोस्तों। जिस प्रकार से कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल में तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है, जिस प्रकार से कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी हदें पार की, जिस समय उज्जैन महाकाल की यात्रा के दौरान मुसलमानों ने उसके ऊपर थूका था और उसके ऊपर एक्शन लिया था शिवराज सिंह चौहान ने, उसके ऊपर रिएक्शन सबसे पहला इसी कमलनाथ नाम के व्यक्ति का आया था। वो व्यक्ति जो अपने लोगों को अभी भी बाबरी मस्जिद के ट्रॉमा से बाहर नहीं निकाल पाया, वो खुद को अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त बता रहा है। हालांकि वो बात दूसरी है कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लाडली बहन एक योजना चलाई थी और इस योजना का जो इम्पैक्ट है वो सारे के सारे सर्वे, सारे के सारे न्यूज़ चैनल इस रूप में बयान कर रहे हैं कि ये एक योजना पूरी तरीके से कांग्रेस की धरती हिला सकती है। इस पर मैंने काफी सारे सर्वे देखे और वैसे मध्य प्रदेश के इलेक्शंस को लेकर के मैं काफी बार पढ़ता भी रहता हूं। वहां पर मुझे एक बात ये बहुत महत्वपूर्ण पता लगी कि इनकी कांग्रेसियों की जितनी भी फ्री बाइज वाली थी, रेवड़ियां थी, वो सारी एक तरफ और ये अकेली योजना एक तरफ। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि योजनाएं, घोषणाएं कांग्रेस काफी बार बोलती है। राहुल गांधी को लग रहा है कि वो केजरीवाल मॉडल पर काम कर जाएंगे, लेकिन आप स्वयं देखें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भी वादे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। इवन कर्नाटक में जो वादे किए गए थे वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से हजारों करोड़ रुपए कर्नाटक को दिए जा चुके हैं, लेकिन कर्नाटक की सरकार अभी भी ये बोल रही है कि हमारे लोग प्यासे पड़े हैं। वो बात दूसरी है कि कर्नाटक में लगातार आतंकवादी गतिविधियां, आपसी झगड़े और इस प्रकार के विस्फोट आसपास के क्षेत्रों में हो रहे हैं। राहुल गांधी जो गाजा को सपोर्ट करते हैं, उनके समर्थक अब आए दिन कहीं ना कहीं बम भी फोड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से उन्हीं के क्षेत्र में, जहां से वो सांसद हैं, उन्हीं के क्षेत्र में ही एक प्रार्थना सभा में ही बम ब्लास्ट हो गया। ये वो एरिया है जहां पर यहूदी सबसे ज्यादा मात्रा में रहते हैं। रांची में भी इसी प्रकार का धमाका हुआ बताया गया। सोनीपत में भी इरफान नाम के व्यक्ति ने अपने घर के अंदर विस्फोटक सामग्री जमा की हुई थी। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि जो पिछले दिनों मैंने ट्वीट करके बताया था कि आने वाले समय में जैसे जैसे इलेक्शंस नजदीक आएंगे, इन लोगों के षड्यंत्र बढ़ते चले जाएंगे। जिस प्रकार से पिछले दिनों एक ट्रेन को पलटाने के लिए पटरी का इस्तेमाल किया गया था, उसको मैनिपुलेट किया गया था, उस प्रकार की घटनाएं बढ़ सकती हैं। जहां पर भीड़ भाड़ के क्षेत्र हैं, वहां पर आगजनी की जो घटनाएं हैं उनको अंजाम दिया जा सकता है और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, इसलिए उसका पूरा का पूरा दारोमदार जो हमारी सिक्योरिटीज हैं उनके ऊपर डाल दिया जाएगा और बच लिया जाएगा। और कहा जाएगा कि देखो कि जो लोग कह रहे थे कि 9 साढ़े 9 साल से कहीं पर कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ, देखो अब हो रहे हैं, इसलिए सरकार को गिरा दो और उस सरकार को लाओ जिसमें कि हर तीसरे महीने बम ब्लास्ट हुआ करते थे और जहां हर जगह लिखा होता था कि अपने आसपास देख करके बैठो, बम ब्लास्ट ना हो जाए। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि जो लोग गाजा पट्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग हमास को सपोर्ट कर रहे हैं और जो लोग आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फॉलोअर्स क्या करेंगे। प्रियंका गांधी वड्राइन, मध्य प्रदेश का उनका पूरा सिस्टम फेल्योर हुआ। जो कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, राजस्थान महिलाओं लड़कियों के खिलाफ अपराधों में नंबर 1 हो गया। कर्नाटक के विषय में कहती थी कर्जा खूब हो गया, लेकिन कोई योजना अभी तक वो लागू नहीं कर पाए। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी प्रियंका गांधी वड्राइन स्वयं गई थी, लेकिन वहां पर जितनी भी घोषणाएं हुई थी, वादे हुए थे, उनमें से कोई भी पूरा हुआ नहीं है। वही वड्राइन कह रही हैं कि देखिए किस प्रकार से गाजा पट्टी के ऊपर इस समय इजराइल बमबारी कर रहा है। कोई ऐसी वैश्विक शक्ति नहीं है जो इजराइल को रोक सके। इस पर मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलना चाहता हूं कि बहन जी, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी सी धरती हिल ही जाती है। अब आपको तो इसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो जब जो गाजा पट्टी में रहने वाले
फिलिस्तीनी कहिए या फिर उनको हमास के आतंकवादी कहिए, बॉर्डर तोड़ करके इजरायलियों के बच्चे किडनैप कर रहे हैं, उनको जिंदा जला रहे हैं, उनकी महिलाओं को नग्न कर रहे हैं, उनके गले काट रहे हैं और सैकड़ों लोगों को उन्होंने समाप्त कर दिया। ऐसे में जो इजराइल का बड़ा पेड़ गिरा है उसे थोड़ी धरती हिल रही है। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? हमास के जो आतंकवादी हैं उस बड़े पेड़ के गिरने के बाद में थोड़ा बहुत जो चींटी, कीड़े, कांटे जो होते हैं ना, वो टूटते हैं, वो मरते हैं, चल रहा है। आप थोड़ा सा अपने जो योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं ना, उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो चीजें आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो राहुल गांधी साहब हों, चाहे हमारी प्रियंका वड्राइन बहन जी हों, इनका पूरा का पूरा फोकस तो इजराइल पर है, फिलिस्तीन पर है, गाजा पट्टी पर है और वहां जो आतंकवादी संगठन है उनको सपोर्ट करने में है। और इधर जो हमारे देश के जो नमक हराम दीमक कौम है वो भी उन्हीं को सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में वोट बैंक की खातिर मानवता के विरुद्ध में खड़ी हुई इस पार्टी को आप आने वाले समय में क्या सबक सिखाएंगे वो तो आप ही जाने। लेकिन राष्ट्रवादी लोगों से ये अपील अवश्य है कि ये देश अक्षुण्ण रहना चाहिए और इसके लिए आपका एक एक वोट, आपका एक एक मत और आपका एक एक विचार बहुत महत्वपूर्ण है। ये गाजा की जो लड़ाई है वो ठीक उसी प्रकार की है जिस प्रकार की हमारी और हमारे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई थी। मस्जिद अल अक्सा भी पहले यहूदियों की ही थी, इन्होंने वहां जाकर उस पर भी कब्जा किया था, लेकिन यहूदी हिंदू नहीं है, वो उसको ध्वस्त नहीं होने दे सकते थे। उन्होंने उसके ऊपर ना केवल अपना सुरक्षा घेरा बनाया, उसको सुरक्षित किया, बल्कि इन गद्दार दीमक नमक हराम लोगों को बंदूक की नोक पर वहां से भगाया भी। बारी जब हमारी आई तो हम भीख में मांगते रहे न्याय, अपने वकील खड़े कर करके, और वही सरकारें जिनको चुन करके हम लाए थे वही हमारे मंदिर के खिलाफ दर्जनों वकील खड़े करते थे और वहां पर मस्जिद बनाने के वादे करते थे, प्रॉमिसेस करते थे। जो लोग वहां पर मंदिर बनाने की मांग करने भी गए तो आज ही 30 अक्टूबर के दिन उनको गोलियों से भून दिया गया था। इतिहास को भूलिए मत। इतिहास को जो भूल जाता है वो स्वयं इतिहास की मिट्टी तले दब जाता है। आज हम यहूदियों को सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो हमारे कोई रिश्तेदार हैं, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी कहानी हमारी कहानी से बहुत मिलती जुलती है। और जब जब भी हम किसी आतंकवादी देश के साए में आते हैं, वो ही है अकेला जो पूरी शील्ड बनकर हमारे और उनके बीच में खड़ा हो जाता है। वरना हमारे देश के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा रह रहे जो नमक हराम और गद्दार लोग हैं वो तो यही चाहते हैं कि इस देश का गजवाइंद हो जाए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें और विश्वानी सेवा फाउंडेशन को इसी प्रकार से अपना सपोर्ट देते रहें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।